ये कहानी एक ऐसी रानी की है जिसने अनचाहे ही एक ऐसे शख्स से मोहब्बत की जिसका प्रेम छल तिलिस्म और रहस्यों से भरा था। इस रानी के प्रेम ने रातों रात एक किले का सर्वनाश कर दिया। वह रानी थी रत्नावती। कहते हैं कि भानगढ़ दुर्ग का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के कछवाहा शासक भगवान दास ने करवाया था। फिर इसे राजा मान सिंह कछवाहा, माधव सिंह और राजा छत्र सिंह ने बेमिसाल कारीगरी से सजवाया। माधव सिंह कछवाहा ने भानगढ़ को सतमहला रूप प्रदान किया था। मान्यता है कि राजा माधव सिंह ने शहर के विकास से पहले यहाँ तपस्या करने वाले गुरु बालकनाथ से भवन निर्माण की अनुमति मांगी। प्रणाम तपस्वी, राजा माधव सिंह का अभिवादन स्वीकार करें। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरे यहाँ आने का प्रयोजन नगर विस्तार की अनुमति प्राप्त करना है। तब गुरु बालकनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, प्रजाहित और विकास के निमित्त लिए गए निर्णय महानता के द्योतक होते हैं, परंतु स्मरण रहे कि महलों और आवासों की ऊंचाई इतनी ना हो कि उनकी परछाई मेरे शरीर पर पड़े, और यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। राजा माधव सिंह ने हामी भरते हुए वहां से विदा ली और धीरे धीरे भानगढ़ का पुनर्निर्माण एक नया रूप लेने लगा। सतमहला के साथ साथ सुंदर मंदिर, भव्य द्वार, हवेलियां, बाजार, रंगशालाएं, सरोवर और मनोहारी उद्यान बनकर तैयार हो गए। ठीक महल के उद्घाटन वाले दिन गुरु बालकनाथ क्रुद्ध भाव से दीवाने आम में उपस्थित हुए। उन्होंने राजा माधव सिंह से कहा, तुमने अपने वचन की अवहेलना की है। सतमहला की परछाई मेरे ऊपर पड़ रही है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस महल चौबारे का सुख तुम कभी नहीं भोग पाओगे। ये नगर ढह जाएगा, प्रजा के रक्त से ये भूमि सींची जाएगी। तुमने अनर्थ किया है, अनर्थ। प्रभु रक्षा करे तुम्हारी। इतना कहकर ऋषि वापस चले गए और राजा अवसाद में डूब गए। एक बार माधव सिंह आमेर गए, जहां एक झरोखे से झांकते समय अचानक से नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को लोगों ने ऋषि के श्राप से जोड़कर देखा। इस तरह भानगढ़ की बागडोर उनके बेटे छत्र सिंह के हाथों में आ गई। राजा छत्र सिंह एक जांबाज योद्धा थे। उनका विवाह पास की ही रियासत तीतरवाड़ा के जागीरदार की बेटी से हुआ था, जिसका नाम था रत्नावती। अभी वह 16 वर्ष की ही थी और उसके हुस्न के चर्चे कई रियासतों में मशहूर थे। राजा छत्र सिंह भी रानी रत्नावती को अपनी पलकों पर बिठाकर रखते थे। उसकी सेवा में तमाम दासियां, सेविकाएं हमेशा मौजूद रहती थी। रत्नावती अपने दिन की शुरुआत गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ करती थी। अपने दैनिक उपयोग की वस्तुएं वे दासियों के साथ खुद ही खरीदने जाती थीं। गोया भानगढ़ बाजार की हर दुकान और गली उनके कदमों से गुलजार थी। वो बेफिक्र होकर शाही दस्ते से दूर तलक निकल जाती थी और घंटों तक बाजार में मशगूल रहती थी। रत्नावती को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि किसी की आंखें हर बार की तरह इस बार भी उसका पीछा कर रही हैं। वह अनजान शख्स रानी को बस छूने ही वाला था कि दासी ने रानी को टोक दिया। अब बस भी करे रानी साहिबा, वैसे भी हम शाही खेमे से दूर निकल आए हैं। आज आप मुझे झूलन बाईसा से डांट पड़वा कर ही रहेंगी। रानी रत्नावती ने मुस्कुराते हुए दासी को दिलासा देते हुए महल की ओर रवानगी की। हर बार की तरह इस बार भी अपने मंसूबे में असफल होने वाला ये शख्स सिंधु सेवड़ा था, जो भानगढ़ की पहाड़ियों में तंत्र साधना करता था। मंसूबे में असफल होने पर वह गुस्से से तिलमिला रहा था। कब तक भैरव, कब तक मैं अपनी किस्मत के आगे बेबस बना रहूंगा। बस कुछ लम्हा दूर थी आज वो मुझसे। अब से ठीक 8वें दिन अमावस की रात है। उस रात तंत्र संभोग साधना पूरी होते ही हमेशा हमेशा के लिए रत्नावती मेरी हो जाएगी, मेरी ताकत बढ़ जाएगी। तभी भैरव उपाय सुझाता है कि कल वह इत्र की दुकान पर जाएगा और वशीकरण किया हुआ तेल व इत्र दासी के जरिए रानी तक पहुंचा देगा
और अगले दिन योजना के मुताबिक केश तेल व इत्र रानी तक पहुंचा दिया गया। रानी की दासी ने रात में जैसे ही केश तेल रानी के बालों में लगाया, रानी अपनी सुध बुध खो बैठी। उसने दासी से कहा, अधीरा, आज मन बहुत प्रसन्न है। आज मेरा 16 श्रृंगार करो और हल्दी चंदन से उपटन करो, इत्र लगाओ। आज मैं उनसे मिलने जाऊंगी। तभी दासी ने कहा, हाँ, किससे मिलने? राजा साहब तो दक्कन विजय को गए हैं। तभी रानी ने दासी को ऐसे घूरा कि दासी डर गई और श्रृंगार में जुट गई। रात्रि के ठीक दूसरे प्रहर रानी रत्नावती सिंधु सेवड़ा के सामने खड़ी थी और उसे ऐसे अपलक देख रही थी मानो जन्म जन्मांतर से उससे मिलने की आस लिए बैठी हो। चांद की रोशनी में वह बेहद दमक रही थी। फिर सिंधु सेवड़ा ने आगे बढ़कर रानी को अपने आगोश में भर लिया। यह सिलसिला हर रात का हो गया। आखिरकार दासी अधीरा ने सारा वृत्तांत रनिवास की मुख्य सेविका झूलन बाई को कह सुनाया। झूलन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने महल की तंत्रिका को दरियाफ्त के लिए बुलाया। तंत्रिका ने इत्र को पहली नजर में ही देखते हुए कहा, झूलन बाई साहब, तेल और इत्र में वशीकरण का तंत्र है। हमारी रानी साहिबा पर किसी और ने कब्जा जमा लिया है। आज अमावस की रात है ना, रात होने से पहले हमें इसे खत्म करना होगा। इतना कहते ही वह रानी के कक्ष की तरफ दौड़ी। उस वक्त रानी अपने केश में तेल लगाने जा रही थी। तंत्रिका ने तेल और इत्र की शीशी उठाकर जमीन पर पटक दी। शीशी टूटते ही रानी बेसुध होकर गिर पड़ी। होश आने पर झूलन ने कहा, आपसे घोर अनर्थ हुआ है रानी साहिबा, वह भी उस वक्त जब महाराजा छत्र सिंह अपने दोनों बेटों भीम सिंह और आनंद सिंह के साथ दक्कन में मुगल बागी खान जहां लोधी को सबक सिखाने के लिए रवाना हो चुके हैं। उनकी गैर मौजूदगी में पर पुरुष के साथ अंतरंग संबंध बनाना पाप है रानी। मैं जानती हूं कि आप वशीकरण का शिकार थी। आप इसे खत्म करने में हमारी मदद करें। रानी भी पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। वह अपने हाथों से अपने केश और वस्त्र नोचने लगी। उधर झूलन रानी को रोता छोड़कर रात की तैयारी में जुट गई। योजना के मुताबिक रत्नावती सिंधु सेवड़ा के तंत्र कक्ष में पहुंच गई। पूरा कक्ष तंत्र से अभिमंत्रित था। रानी को सामने देखते ही सिंधु की आंखें चमक उठी। उसने रानी को आगोश में भरने की चेष्टा की। वैसे ही रानी ने उसे दूर झटक दिया और चीखते हुए बोली, इतनी रातों से जिसे मैं अटूट प्रेम की अनुभूति समझ रही थी, वो मेरा भ्रम और तेरा तिलिस्म था। मैं तेरे लिए मात्र साधन थी। मैंने अपने पति का विश्वास और अपना सतीत्व खोया है। अब तू मरेगा और हमेशा नरक की आग में जलेगा। उधर सिंधु सेवड़ा समझ चुका था कि बाजी उसके हाथ से निकल चुकी है। फिर भी वह रानी को समझाने का असफल प्रयास करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे अमिट प्रेम करता हूँ। आज अमावस की रात है। आज मैं एक होने से कोई नहीं रोक सकता। रत्नावती, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें इनमें प्रेम नजर नहीं आता? तभी तंत्रिका चीखी, रानी साहिबा, उसकी आंखों में मत देखना, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वापस आ जाओ। तभी रानी रत्नावती ने झूलन बाई की ओर इशारा किया और वफादार सैनिकों ने एक बड़ी सी चट्टान सिंधु सेवड़ा पर गिरा दी। वह बुरी तरह से लहूलुहान था, पर अब तक जिंदा था। वह बड़बड़ा रहा था, आज अमावस की रात है। आज अमावस की रात है। मरोगे, सब मरोगे। सबकी आत्माएं यहीं भटकती रहेंगी, चीखती रहेंगी, पर मुक्ति नहीं मिलेगी। रत्नावती, तू मेरे श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। तभी सैनिक उसे घसीटकर सलीब पर टांगकर उसके शरीर में आग लगा देते हैं। यकायक रत्नावती के कानों में सिंधु सेवड़ा की दुख भरी आवाज गूंजती है, रत्नावती, मेरी आंखों में देखो। जैसे ही रानी रत्नावती मुड़ती है, श्राप से डरी रानी रात में ही भानगढ़ खाली करने का आदेश देती है। तभी झूलन बाईसा उसे दुखद खबर सुनाती है, रानी साहिबा, माफ कीजिएगा, खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। खाने जहां लोधी से दक्कन में लड़ते हुए दोनों राजकुमारों के साथ महाराजा छत्र सिंह शहीद हो गए। रानी,
लगता है श्राप सच हो रहा है। उधर महाराजा छत्र सिंह की मौत की खबर सुनकर अजबगढ़ के राजा अजब सिंह ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। दोनों सेनाओं में हुए युद्ध में रानी रत्नावती भी मारी गई। इस तरह भानगढ़ का दुर्ग वीरान हो गया। हालांकि कई वर्षों तक यह आमेर के कब्जे में रहा। जल की कमी और अकाल ने भी इसे खंडहर बना दिया। जिन पर बीती है वही जानते हैं कि भानगढ़ की वीरान कहानी में कितनी हकीकत और कितने फसाने हैं।